क्या होगा जब मिल बैठेंगे तीन यार, सिड, मैनी और डिएगो। वेल होगा यही कि चाहे कड़कड़ाती हुई आइस एज की ठंड हो या फिर पूरी की पूरी दुनिया खत्म हो रही हो, ये तीनों के तीनों बच ही जाएंगे और अपने एडवेंचर्स को कंटिन्यू करते रहेंगे। आइस एज दुनिया के सबसे पॉपुलर एनिमेटेड फ्रेंचाइजीज में से एक है, जो अभी तक वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 3.2 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस कर चुकी है। और ऐसा जरूर होगा कि आप में से ज्यादातर लोगों ने इस मूवी सीरीज की कोई ना कोई मूवी जरूर देखी होगी। और आज की इस वीडियो के लिए हमारे लिए यही कुछ रीजंस काफी हैं आइस एज मूवी सीरीज के 15 अमेजिंग और माइंड ब्लोइंग बिहाइंड द सीन्स फैक्ट जानने के लिए। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर थैंक्स बोलना चाहेंगे दामिनी पटेल जी को, जिन्होंने हमें इस वीडियो को बनाने का सजेशन दिया। और अगर आपके पास भी कोई वीडियो टॉपिक सजेशन है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बाय द वे, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने आइस एज मूवी सीरीज अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो में आपके लिए भर भर कर स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। वैसे आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कौन कौन से बड़े हॉलीवुड एक्टर्स इन तीनों लीड्स को प्ले करने वाले थे, क्या है स्क्रैट द स्क्विरल की ओरिजिन और कहानी, कितना एक्यूरेट है मूवी का आइस एज रियल लाइफ आइस एज पीरियड से, और क्यों नहीं आई आइस एज की 6th मूवी, और अगर आएगी तो कब तक आएगी। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहिए। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फैक्ट नंबर 15। आइस एज ब्लू स्काई स्टूडियोज की पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म थी, जो 20th सेंचुरी फॉक्स के बैनर तले 2002 में रिलीज की गई थी। 20th सेंचुरी फॉक्स ने ब्लू स्काई स्टूडियोज के सामने ये शर्त रखी थी कि वो आइस एज को तभी रिलीज करेंगे अगर ये मूवी बच्चों के लिए होगी, पर फिर भी आइस एज के क्रिएटर्स ने इसे सब्सटेंशियल अमाउंट में ड्रामेटिक भी बनाया है, इसीलिए कुछ लोग इस मूवी को ड्रामेडी भी कहते हैं। वहीं पर जब आइस एज मूवी रिलीज हुई तो इसने अपनी $59 मिलियन की बजट पर वर्ल्ड वाइड तकरीबन $383 मिलियन की कमाई की। वहीं पर ये मूवी क्रिटिकली भी बहुत सक्सेसफुल हुई, जहां पर ये मूवी 2003 के ऑस्कर अवार्ड्स में बेस्ट एनिमेटेड फीचर के लिए भी नॉमिनेट हुई थी। फैक्ट नंबर 14। अब बात करते हैं फाइनल कास्ट से पहले कौन कौन से एक्टर्स इन तीनों लीड को प्ले करने के लाइन में लगे थे। तो सबसे पहले बात करते हैं सिड द स्लॉथ कैरेक्टर की। तो इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए जॉनी नॉक्सविल और एरिक एडले जैसे एक्टर्स के अलावा लियोनार्डो डिकैप्रियो जैसे पॉपुलर एक्टर्स को भी सेलेक्ट किया जा रहा था, बट फाइनली इसे प्ले किया जॉन लीगुइजामो ने। वहीं पर मैनफ्रेड यानी मैनी के कैरेक्टर के लिए जॉर्ज क्लूनी, जॉनी डेप, पियर्स ब्रॉसनैन, सैमुअल एल जैक्सन, ब्रूस विलिस और रॉबर्ट डिनेरो जैसे भारी भरकम एक्टर्स को कास्ट किए जाने के लिए कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन फाइनली इसे प्ले किया रे रोमानो ने। वहीं पर डिएगो जैसे कैरेक्टर्स के लिए एंथनी हॉपकिंस, केविन स्पेसी, बेन किंग्सले और काइफर सदरलैंड जैसे भारी भरकम एक्टर्स को कंसीडर किया जा रहा था, बट फाइनली इसे प्ले किया डैनी लियरी ने। और ऐसे सेलेक्ट किए गए इस मूवी के 3 लीड एक्टर्स जो हर आइस एज मूवी में अपने रोल्स को रिप्राइज कर चुके हैं। फैक्ट नंबर 13। जॉन लीगुइजामो ने सिड का रोल प्ले करने के लिए 30 तरह के अलग अलग प्रकार के वॉइसेस डेवलप किए, बट फाइनली जब उन्होंने स्लॉथ्स के ऊपर एक टीवी डॉक्यूमेंट्री देखी तब उन्हें पता चला कि स्लॉथ्स अपने मुंह के अंदर खाना इकट्ठा करते हैं, और यही उनके लिए इंस्पिरेशन बना सिड की यूनिक आवाज के लिए, जहां पर उन्होंने इमेजिन किया कि अगर कोई अपने मुंह में खाना ठूस कर बोलेगा तो कैसे बोलेगा। इसी के कारण उन्होंने सिड की आवाज के लिए स्लाइटली तोतला यानी स्टैमरिंग आवाज डेवलप की, और सिड की आवाज को इसने काफी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट किया। फैक्ट नंबर 12। भले ही आइस एज सीरीज में आपको सिड का कैरेक्टर थोड़ा बेवकूफ और भोला भाला लगता हो, बट ओरिजिनली इसे एक चालू कैरेक्टर की तरह आइस एज मूवी में दिखाना था, जहां पर उसके साथ साथ उसकी गर्लफ्रेंड सिल्विया भी दिखती और वो चालू सिड का पीछा जल्दी छोड़ती नहीं। मूवी को तो पूरी तरह से बदल दिया गया, पर इस मूवी के सुपर कूल एडिशन में मूवी के कई सारे डिलीटेड सीन के साथ साथ सिल्विया के भी डिलीटेड सीन्स को इंक्लूड किया गया है। फैक्ट नंबर 11। अब बात करते हैं इन रियल लाइफ आइस एज की प्रजातियों के बारे में जिनसे ये कैरेक्टर्स इंस्पायर्ड है। तो अगर बात करें मैनी या फिर मैनफ्रेड की, तो उसका कैरेक्टर बेस्ड है हाथियों की प्रजाति वुल्ली मैमथ्स पर, जो 10,000 सालों पहले ही खत्म हो चुके हैं। और डिएगो जो कि था एक सेबर टूथ टाइगर, बड़े बिल्लियों की प्रजाति से बिलोंग करता था। उसकी प्रजाति भी 10,000 सालों पहले खत्म हो चुकी थी। और इन दोनों प्रजातियों के खत्म होने का सबसे बड़ा कारण अर्ली ह्यूमंस का इन प्रजातियों का शिकार करना था, और इस चीज का हिंट मूवी में भी दिखाया गया है। वहीं पर सिड का कैरेक्टर बेस्ड था अर्ली जनरेशन ऑफ स्लॉथ्स पर,
और ये तकरीबन 2500 BC आते आते खत्म हो चुके थे। वहीं पर वो बेवकूफ से लगने वाले डोडो पक्षी इन सबसे ज्यादा समय तक जिंदा रहे और कबूतरों के ये दूर के रिश्तेदार तकरीबन 17वीं शताब्दी तक खुद को बचाने में कामयाब रहे, पर इंसानों और उनकी कॉलोनीज इन पंछियों को हंट कर करके खत्म कर दिया। यानी मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि इंसानों से खतरनाक जानवर और कोई नहीं है। फैक्ट नंबर 10, इस मूवी में दिखाए ह्यूमंस एक्चुअली प्योर ह्यूमंस नहीं है, बजाय इसके वो निएंडरथाल्स हैं और निएंडरथाल्स कंप्लीटली इंसानों की दूसरी नस्ल ही थी और माना जाता है कि निएंडरथाल्स हम होमो सेपियंस के मुकाबले थोड़े लेस एडवांस थे। इसीलिए पूरी की पूरी मूवी में हमने इन कैरेक्टर्स को बात करते हुए नहीं देखा, क्योंकि माना जाता है कि निएंडरथाल्स उतने अच्छे तरीके से बोल नहीं सकते थे। और आइस एज की पहली मूवी के बाद से ह्यूमन कैरेक्टर्स इस सीरीज में दोबारा नहीं दिखे, क्योंकि माना यही जाता है कि निएंडरथाल्स भी हम होमो सेपियंस के बीच में ही कहीं न कहीं खत्म हो गए। तो हो सकता है इस मूवी सीरीज में इसी चीज का हिंट दिया गया हो। फैक्ट नंबर 9, अब इस मूवी को साइंस के हिसाब से दिखाने के लिए फिल्म मेकर्स ने कई सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया, जहां पर अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के कई सारे साइंटिस्ट ने ये कड़ी हिदायत दी कि वो कहीं भी डायनासोर्स को इस मूवी में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि उनका खात्मा आइस एज के शुरू होने से 20,000 साल पहले ही हो चुका था। फैक्ट नंबर 8, इस मूवी के 2006 के सीक्वल आइस एज मेल्टडाउन में डायनासोर वाले नियम को तो नहीं तोड़ा गया, पर इसे तोड़ा गया इस सीरीज की तीसरी मूवी आइस एज द डॉन ऑफ द डायनासोर में, जहां पर यह समझाने की कोशिश की गई कि डायनासोर्स का एक छुपा हुआ इकोसिस्टम समहाउ आइस एज के दौरान भी सरवाइव कर जाता है। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायनासोर्स आइस एज शुरू होने से 20,000 साल पहले ही खत्म हो चुके थे, इसलिए इसका रियल लाइफ लॉजिक से दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ डायनासोर्स के डिसेंडेंट आगे चलकर बर्ड्स में इवॉल्व हो गए, जो आइस एज पीरियड के दौरान भी मौजूद थे, और इन्हीं बर्ड्स के डिसेंडेंट आज के मॉडर्न बर्ड्स हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो डायनासोर्स हमारे बीच में आज भी मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 7, अब बात करते हैं इस मूवी सीरीज के मैस्कॉट स्क्रैट के बारे में, जिसकी अपनी ही कहानी इस मूवी सीरीज में चलती रहती है, जो अपने नट का पीछा हमेशा करता ही रहता है। स्क्रैट शब्द बेसिकली 2 शब्दों को मिलाकर बना है, स्क्विरल और रैट को, और माना जाता है कि स्क्रैट दोनों जानवरों का कॉम्बिनेशन है। इस कैरेक्टर का आइडिया दिया था डायरेक्टर क्रिस वेज की बेटी ने। वहीं पर 2009 में अर्जेंटीना में साइंटिस्ट को ऐसे ही एक छोटे जानवर के बारे में पता चला जिसके बड़े बड़े दांत थे, और स्क्रैट को ट्रिब्यूट देते हुए उन्होंने इसका नाम कॉर्नोपियो डेंटिकटस नाम दिया। फैक्ट नंबर 6, आइस एज 1 के दिखे क्रेडिट रोल्स के दौरान उन बचकाने लगने वाले कैरेक्टर्स के डूडल्स को असल में बच्चों ने ही बनाया है। बेसिकली इस मूवी के एनिमेटर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि वो बच्चों की तरह ड्रॉ कैसे करें, क्योंकि अपने सालों के एक्सपीरियंस से उन्होंने अपनी ड्राइंग्स को बेहतर बनाना ही सीखा था। इसीलिए उन्होंने अपने खुद के बच्चों को इन कैरेक्टर्स को ड्रॉ करने को कहा, और बाद में वही ड्राइंग इस मूवी के क्रेडिट रोल्स में यूज किया गया है। और इस फ्रेंचाइजी में जहां जहां पर भी सिड ने ड्रॉ किया है, यही समझ लीजिए कि वहां पर असल बच्चों के डूडल्स का इस्तेमाल किया गया है। फैक्ट नंबर 5, आइस एज 3 द डॉन ऑफ द डायनासोर्स में मोबी डिक कहानी का बहुत ज्यादा रेफरेंस दिया गया है, जहां पर बग का कैरेक्टर मोबी डिक के कैरेक्टर कैप्टन बग पर आधारित है, जो बेसिकली एक शिकारी होता है और एक सफेद जानवर का पीछा करता है। वहीं पर आइस एज की मूवी में बग रूडी नाम के एक सफेद डायनासोर का पीछा करता है। वहीं पर रूडी डायनासोर को और भी ज्यादा खतरनाक दिखाने के लिए फिल्म मेकर्स ने यहाँ पर बैरियोनिक्स नाम के एक थेरापॉड डायनासोर को सेलेक्ट किया और उसे एक सफेद रंग देकर और भी ज्यादा खतरनाक बनाया गया। फैक्ट नंबर 4, अब बारी आई इस सीरीज के चौथे मूवी की, यानी द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की। इस मूवी सीरीज में हमें कैप्टन गट नाम का एक गोरिल्ला विलन दिखा, जो बेसिकली शुरुआत में एक केव बियर होने वाला था, पर उस कैरेक्टर को डेवलप करते समय एनिमेशन के दौरान रिगिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, और रिग्स की मदद से ही एनिमेशन में कैरेक्टर्स को मूव किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर इस गोरिल्ला का इस्तेमाल किया गया है। इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए पहले जेरेमी रेनर को कंसीडर किया जा रहा था, जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हॉकआई का रोल निभाते हैं, पर शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते वो इस रोल को नहीं कर पाए। बाद में इस रोल को अमेरिकन एक्टर पीटर डिंकलेज को दिया गया, और ये उनकी सबसे पहली एनिमेटेड मूवी बनी जिसमें उन्होंने काम किया। फैक्ट नंबर 3, इस मूवी को ओरिजिनली इस तरह से डेवलप किया जा रहा था कि मैनी और उसका परिवार सिड और डियागो फ्रीज होकर प्रेजेंट वर्ल्ड में आ जाते और आज की मॉडर्न दुनिया में धूम धड़ाका करते, पर इस प्लान को कैंसिल कर दिया गया और आइस एज की उसी लेगेसी को कंटिन्यू रखा गया। फैक्ट नंबर 2,
फिर आई 2016 में आइस एज द कोलिजन कोर्स। यहाँ पर स्क्रैट को और भी ज्यादा फोकस मिलाया गया और इस बार उसकी कहानी कई मूवीज की पैरोडी भी बनी, जहाँ पर स्क्रैट ने 1979 की एलियन, 2015 की द मार्शियन और 2013 की ग्रेविटी का स्पूफ बनाया, पर फिर भी बेचारे को अपना पाइन नट नहीं मिल पाया। फैक्ट नंबर 1। तो आखिर कारण क्या है कि अभी तक हमें आइस एज की 6वीं मूवी नहीं दिखी है? वेल, इसका गाइस सबसे बड़ा कारण है पैसा, यानी कि मनी बिजनेस। ये बात आप सबको मालूम होगी कि आइस एज 3 के बाद ये मूवी सीरीज थोड़ी डाउन होने लगी और रीजन यही था कि इस मूवी की कहानी को जबरदस्ती खींचा जा रहा था, जिसके कारण ऑडियंस का ध्यान इस मूवी सीरीज से हटने लगा। यही कारण है कि आइस एज की 5वीं मूवी द कोलिजन कोर्स अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ $60 मिलियन की ही बिजनेस कर पाई, जबकि इसने वर्ल्ड वाइड $340 मिलियन की कमाई की, जो एक हिसाब से अपनी सबसे पहली मूवी से भी कम है। और यही कारण है कि स्टूडियो ने इस पर मूवी न बनाने का फैसला कर लिया। दूसरी ओर डिज्नी और फॉक्स का बीच में मर्जर भी आ गया, जिसके कारण आइस एज की 6वीं मूवी बनने में और भी ज्यादा मुश्किल आ गई। अब 6वीं मूवी कब तक आएगी, ये पूरा का पूरा फैसला डिज्नी के ऊपर है, क्योंकि 20th सेंचुरी फॉक्स और ब्लू स्काई स्टूडियो डिज्नी के अंदर आ गए हैं। अब डिज्नी ही डिसाइड करेगा कि उनके साथ क्या करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि डिज्नी इस मूवी सीरीज पर काम करना शुरू कर दे और क्या पता डिज्नी इस पूरी की पूरी मूवी फ्रेंचाइजी को रिबूट ही कर दे, जो कि मेरे हिसाब से इस फ्रेंचाइजी के लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा। सो गाइज, ये थे आइस एज मूवी सीरीज के 15 अमेजिंग और माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहिए। कमेंट करिए कि आपके हिसाब से कौन से नंबर का फैक्ट आपको इस वीडियो में पसंद आया। मुझे फैक्ट नंबर 3 बहुत पसंद आया, जहाँ पर आइस एज 4 को मॉडर्न वर्ल्ड में लाने की बात चल रही थी, पर अफसोस ऐसा नहीं हुआ। आप बताइए आपको इस वीडियो में कौन कौन से फैक्ट्स पसंद आए। साथ ही साथ अगर आपके भी कोई सवाल, सुझाव या फिर अगली वीडियो के लिए कोई टॉपिक सजेशन है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई दोस्त या जानने वाला इस वीडियो को देखे तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों और ग्रुप्स के बीच में शेयर करें। अंत में हमारी ऐसी ऑसम कंटेंट और इससे जुड़े हुए न्यूज, अपडेट्स और फैक्ट्स को डेली पाते रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी अभी लाइक करें। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। गुड बाय।